क्लास 9th के साइंस के साथ यहाँ उपस्थित हैं। साइंस में जो आपको फर्स्ट लेसन है, बहुत अच्छा सा लेसन है। लेसन 1 आपके लिए सिलेबस में रखा गया है, हमारे आसपास के पदार्थ। लेसन 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, अभी तक हम हमेशा अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, तमाम वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उस पर कभी विचार नहीं किए कि ये हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं, प्रकृति ने इनको किस तरीके से बनाया है। तो 9th में साइंस में फर्स्ट लेसन ही रखा गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखते हैं हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, उस पदार्थों में कुछ पदार्थ हमको तरल के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कुछ पदार्थ को हम देखते हैं तो ठोस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ हवा में उड़ते रहते हैं, गैस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी को हम द्रव्य कहते हैं। ये सभी द्रव्य के ही रूप हैं। तो पहला टॉपिक आपसे निकल के आता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब क्या है, द्रव्य है। वो चाहे जिस अवस्था का पदार्थ है, लेकिन हम उसको जानते किस नाम से हैं, द्रव्य है। ये बात का विषय है कि इस पर विचार करेंगे कि इसकी अवस्था क्या है, इसका गुण क्या है, क्या व्यवहार दिखाता है, लेकिन ये सभी पदार्थ द्रव्य हैं। अब द्रव्य को डिफाइन हमें करना है कि सब ये हम तो जान गए कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं सभी द्रव्य हैं। अगर तो फिर द्रव्य को हम परिभाषित कैसे करेंगे? किसी भी वस्तु को लिया, उसको कहीं रखते हैं तो देखते हैं कि रखने की वो स्थान में रहती है। वस्तु को जहां भी रखेंगे कुछ स्थान को ले लेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, उस वस्तु का कुछ आयतन होगा। अब परिभाषा हमें जो देनी है, तो द्रव्य के लिए पहली बात हमने कह दिया कि यह स्थान घेरता है, या वह जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, या अर्थात जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। जैसे किसी भी पदार्थ को ले लें, आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं। अगर क्लासरूम में देख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, जितने भी हमको पदार्थ दिख रहे हैं जो हमारे आसपास हैं सभी द्रव्य हैं। इसके साथ साथ वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, सभी द्रव्य हैं। तो अब यहाँ जो द्रव्य की परिभाषा आई, उसमें पहली बात रखा गया कि जो स्थान घेरता है, द्रव्य हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। दूसरी बात हमने कहा, या क्यों कह सकते हैं कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है वो सब क्या है, सब द्रव्य कहलाता है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। अब यहाँ से बात निकल के आती है कि ये द्रव्यमान क्या है। नाम है द्रव्यमान और आयतन होता है, तो ये द्रव्यमान है क्या, ये उस वस्तु के अंदर कहाँ होता है। तो जो हम अब मेन हेडिंग वाले हो गए द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। अब हम इस मास पर फोकस करेंगे कि ये द्रव्यमान क्या है, ये कहाँ होता है। तो जब द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये द्रव्यमान उस वस्तु में ही उपस्थित होता है
और ये हमें उस वस्तु की वास्तविक मात्रा का बोध कराता है। ये जो द्रव्यमान है ये वस्तु में ही उपस्थित होता है और ये उस वस्तु की हमको वास्तविक मात्रा का बोध कराता है, और जो हमें वस्तु की वास्तविक मात्रा का बोध कराए वास्तव में वही द्रव्यमान है। जैसे किसी वस्तु को लिया, इस चाक को लिया, हमने कहा इसका वजन 1 ग्राम है, इस चाक का वजन 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम क्या है, इसकी वास्तविक मात्रा का बोध हो रहा है। इसको अगर हम वेट किया तो जब 1 ग्राम आया तो 1 ग्राम इसकी वास्तविक मात्रा है, और जो हमको वास्तविक मात्रा का बोध कराता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान सदैव नियत होता है, जो द्रव्यमान है ये सदैव नियत होता है। अगर ये 1 ग्राम है तो ये अपने आप में अपना भार का वास्तविक मान 1 ग्राम ही दिखाएगा। तो आप द्रव्य से पहुंचे कि स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है उसमें द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के बारे में आपको पता चल गया कि ये वस्तु के वास्तविक मान का बोध कराता है, इसे द्रव्यमान कहते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलता है द्रव्यमान के बाद का भार। अगला टॉपिक है भार वेग। ये लगभग अगर हम सोचते हैं तो लगभग इक्वल सा दिखता है कि द्रव्यमान और भार लगभग सेम चीजें होंगी, लेकिन ये सेम नहीं होती हैं। अगर इस चाक का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो ये यहाँ 1 ग्राम है, लेकिन हो सकता है कि अदर जगह पे इसको लेकर जाए तो इसका द्रव्यमान 1 ग्राम ना हो, अतः इसका भार 1 ग्राम ना हो। द्रव्यमान तो बता दें कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, लेकिन भार के लिए आवश्यक नहीं है कि इसका भार जो यहाँ पर है वही कहीं अदर भी होगा, ठीक है, क्योंकि भार डिपेंड करता है गुरुत्व बल पर कि इस पर इस एटमॉस्फेयर में कैसा गुरुत्व बल काम कर रहा है। जितना गुरुत्व बल काम करेगा उतना इसका भार होगा। अगर इसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तो इसका भार भी 1 ग्राम होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भार डिपेंड करता है गुरुत्व बल पर। यहाँ पर इसका जो ये चाक का भार होगा वो द्रव्यमान और गुरुत्व बल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात जो हम एक फार्मूला होता है W = mg, W = m × g, जहाँ पर m मास है और g ये गुरुत्व अर्थात हम कहते पृथ्वी का या आकर्षण है, जिस आकर्षण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो अब जब दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे m और g की, तो जो कैलकुलेट होके हमको मिलेगा वो होगा W। जैसे हमने चाक के लिए ले लिया था, चाक 1 ग्राम है, अब इस चाक का भार कितना होगा तो यहाँ पे आप यही रख दीजिए। सामान्य तौर पे g की वैल्यू 9.8 या 10 रखी जाती है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 10। अब इसका जो भार आया वो 10 मिला, जबकि द्रव्यमान इसका कितना था 1 ग्राम था। तो द्रव्यमान और भार एकदम अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल मन से आपको हटा देना है कि द्रव्यमान भार सेम होते हैं। और भार के लिए और आगे इसके लिए बहुत ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भार हर जगह चेंज होता रहता है। अभी हमने बताया इस वस्तु का भार, या कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर है तो उसका भार क्या है, वो चंद्रमा पर जाएगा उसका भार क्या होगा। और इस सभी बातों को आपको हम अगली क्लास में बताएंगे कि व्यक्ति का पृथ्वी पर भार और चंद्रमा के भार में कितना अंतर आता है, क्यों आता है, ये सब चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।